हेलो इकोनॉमिस्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट फार्मूलाज क्या क्या होते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट के, और रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। जितना पूछा जाता है एग्ज़ाम में उतना हम एक्चुअली इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते नहीं हैं, वो स्टैटिस्टिक्स में ही पढ़ा जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स भी उतना कोई नहीं पढ़ता है। तो ये लेक्चर 8 है और ये पूरी वीडियो सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिल जाएगी एक जगह पे। और बाकी चलिए हम देखते हैं कि ये कितने क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर देता है, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ठीक, ये रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है। तो इसी तरह कुछ के बहुत अटपटे क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है डेवलप ए सुटेबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो इस तरह करके बहुत अटपटे से क्वेश्चन आपको मिलेंगे रिग्रेशन से। देखिए ये भी रिग्रेशन से है, ये भी रिग्रेशन से है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन्हें नहीं कर पाएंगे, जबकि ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ये देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतनी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी और इकोनोमेट्रिक्स में ये बताई नहीं जाती। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट फार्मूलाज क्या क्या होते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने एक फार्मूला डिराइव किया था बीटा 1 के लिए और बीटा 2 के लिए। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि बीटा 1 बीटा 2 एक्चुअली होता क्या है। बीटा 1 जो होता है वो हम गुजराती के बुक में जो दिया है उसके अनुसार कह रहे हैं कि ऐसे अगर मान लीजिए कोई रिग्रेशन लाइन है, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो भी वैल्यू होगी वो बीटा 1 हेड से डिनोट की जाती है। यानी इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक, इन सब टर्म्स को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इंटरसेप्ट जब आपको निकालने के लिए बोला जाता है तो इसका मतलब आपको ये एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। उसी तरह अगर आपको स्लोप निकालने के लिए बोला जाए इस लाइन को, तो आपको निकालना है बीटा 2। ठीक, तो इस लाइन का जो स्लोप है उसे हम क्या कहते हैं, बीटा 2 कहते हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस पे रहेगा बीटा 2 पर, बीटा 1 पे उतना फोकस नहीं रहेगा क्योंकि ये मेन कोफिशिएंट जो जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं या पॉलिसी मेकर इंटरेस्टेड होते हैं, ये बीटा 2 ही होता है। ठीक, लेकिन एक काम यहाँ और हम करेंगे कि ये नोटेशन जो दिए हैं बीटा 1 बीटा 2 को हम बदल देंगे। यानी कि हम बीटा 1 को लिखेंगे ए। ठीक, यानी कि अगर आपका रिग्रेशन मॉडल इस तरह दिया हुआ है, इसके अनुसार अगर देखिए तो आपका रिग्रेशन मॉडल इस तरह का होगा, वाई हैट इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स। ठीक, इस तरह का आपका रिग्रेशन मॉडल होगा। सॉरी, ये वाला नहीं होगा। तो इस तरह का आपका कुछ मॉडल होगा। अब वहीं हमने क्या क्या करना है कि बीटा 1 को हम ए लिखेंगे और बीटा 2 जो है उसे हम बी लिखकर डिनोट करेंगे आगे के इस पार्ट में, इस लेक्चर के आगे के पार्ट में। ठीक, तो आपको नोटेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब नोटेशन चेंज होने से क्या होगा, नोटेशन चेंज होने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये बीटा 1 का जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक, बस यही चेंजेस आएंगे। ठीक, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक, तो नोटेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। तो इसे मैं एक बार लिख भी देता हूँ। जैसे ए इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बार माइनस बीटा 2, सॉरी बीटा 2 नहीं होगा, मैंने नोटेशन बदल दिया है, यानी यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स बार। ठीक, इस तरह का ए का हो जाएगा। इसी तरह बी के जगह पे क्या हो जाएगा, बी की जगह पे कोई चेंज नहीं होगा, बस ये सेम रहेगा। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कि मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस तरह से बीटा बी का वैल्यू होगा, यानी कि स्लोप का वैल्यू होगा। ठीक, तो अब हमने जो पिछले वीडियो में बताया था, हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बताया था। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, बी के लिए। ठीक, तो इसे हम आपको अभी डिराइव करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इसके और भी क्या क्या इंटरप्रिटेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस पार्ट को डिराइव करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर कैसे है। ठीक, ये जो न्यूमरेटर है वो इस न्यूमरेटर के बराबर कैसे है, ऐसे ये इसके बराबर कैसे है, ये हम पहले भी
निकाल चुके हैं अगर आपने कोरिलेशन वाला चैप्टर देखा होगा तो, ठीक। लेकिन हम यहाँ रिग्रेशन देख रहे हैं तो हम यहाँ उल्टा चलेंगे, इससे हम ये निकालेंगे। तो वो कैसे होगा, जैसे कि इस इक्वेशन को आप कैसे, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ जो न्यूमरेटर है। जैसे यहाँ दिया हुआ है एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई। अब आप इन दोनों को n से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, यहाँ अगर n से डिवाइड कीजिएगा और इसे n से डिवाइड कीजिएगा तो ये n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई, ठीक। तो इस तरह का कुछ ये हो जाएगा और यहाँ पे होगा n। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा एक्स आई एन इज इक्वल टू एक्स बार, या फिर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन, यानी ये मीन को दिखाता है। उसी तरह वाई का मीन क्या होगा, सिग्मा वाई आई बाय एन इज इक्वल टू वाई बार, ठीक। इस तरह का होगा। तो यहाँ पे हम एक्स आई एन के जगह पर एक्स बार लिख सकते हैं और वाई आई एन के जगह पर वाई बार लिख सकते हैं, ठीक ठीक। तो वही हम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज़ हम और करेंगे कि इसी का कुछ डुप्लीकेट्स बना लेते हैं, ठीक। मतलब कि हम यहाँ ऐसे लिखते हैं, एक यहाँ माइनस दे देते हैं और फिर से इसी इक्वेशन इसी टर्म को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। और फिर दोबारा प्लस देकर हम इसी टर्म को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये और ये कटकर जीरो ही हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस में है। लेकिन इसको देने से हम इसे सोल्व कर पाएंगे और ये वाला अपना फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अब ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स आई वाई आई, लेकिन आप यहाँ देखिए कि ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे y सिग्मा वाई आई के नीचे अगर मैं n ला दूँ तो फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाई आई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, y बार हो जाएगा, इसलिए मैं इसे पहले लिख दूंगा y बार और उसके बाद यहाँ पे बचेगा सिग्मा एक्स आई, ठीक। और उसी तरह से यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं x के नीचे n को लूँगा और वाई आई को रहने दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बार और सिग्मा वाई आई। और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं दोनों के नीचे n लूँगा, लेकिन यहाँ तो n क्या है, एक ही है, ठीक। एक ही n है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि ये जो एक्स आई है और वाई आई है, इसके नीचे तो एक ही n है तो हम दो कैसे लेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसे मैंने यहाँ लिखा एक्स आई और वाई आई बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एन बाय एन। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू पे, लेकिन ये n अगर मैं इधर ला दूँ, यानी कि यहाँ ला दूँ और इसको ख़त्म कर दूँ, तो ये n रह जाएगा और ये हो जाएगा x बार और ये हो जाएगा y बार, यानी कि ये n यहाँ रह जाएगा और हो जाएगा यहाँ x बार और y बार, ठीक। तो उसी तरह मैं इसे भी वैसे ही लिख सकता हूँ, प्लस n x बार और y बार, ठीक। ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये सिग्मा को हम सबसे कॉमन ले लेंगे, यानी सिग्मा को बाहर करेंगे और सबको ब्रैकेट में करेंगे। तो इससे जब आप सिग्मा लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई आई, ठीक। और यहाँ से जब आप सिग्मा लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा वाई बार एक्स आई, ठीक। और फिर जब यहाँ से आप सिग्मा लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई आई, ठीक। ये सिग्मा हमने ले लिया। अब इसमें तो सिग्मा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू एन एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को सिग्मा से अगर उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वो n हो जाएगा, ठीक। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये n भी सिग्मा हो जाएगा, यानी कि ये n जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये n यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा x बार y बार, ठीक। तो ये हो गया। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे ही रहने देते हैं। एक्स आई को अगर हमने कॉमन ले लिया तो इसे इस ब्रैकेट के सिंबल को हम बदल देते हैं, क्योंकि दो ब्रैकेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाला ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक। तो यहाँ एक्स आई को हम कॉमन ले लेंगे
तो हमने एक्स आई को इस तरह से कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा वाई आई और यहाँ बच जाएगा वाई बार। ठीक, अब इसी तरह इसमें से हम एक्स बार को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एक्स बार कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स वाई आई माइनस वाई बार, क्योंकि एक्स आई को कॉमन ले लिया है। और माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस माइनस फिर बाद में जाकर यहाँ प्लस होगा, यानी कि इसमें से प्लस में से अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ माइनस बचता है। ठीक, तो ये हो गया। और फिर आगे जब आप इसे फर्दर सोल्व कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह निकल कर आएगा कि ये एक्स आई और ये माइनस एक्स बार आप ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को। फिर यहाँ वाई आई और वाई बार को आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं वाई आई माइनस वाई बार। ये आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्लास 6 में ही ये सब डिराइवेशन पढ़ा होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने ये वाला पोर्शन निकाल लिया। आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन हमने निकाल लिया। ठीक, अब उसी तरह से हम ये वाला पोर्शन भी निकालेंगे। ठीक, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर कैसे है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये इसके बराबर कैसे। एक तो हमने प्रूफ कर लिया, अब दूसरा देखते हैं कि जो दूसरा था हमारा कुछ इस तरह था, एक्स आई स्क्वायर, यहाँ एन था और यहाँ क्या था, देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ है माइनस ब्रैकेट एक्स आई पर स्क्वायर। देखिए यहाँ स्क्वायर एक्स पर है और यहाँ पूरे पर स्क्वायर है। ठीक, सिग्मा पर भी स्क्वायर है यहाँ। ठीक, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। फिर हम वही करेंगे, हम दोनों साइड को अगर n से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस, यहीं इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स आई से हम लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स आई स्क्वायर लिखने से अच्छा हम 2 सिग्मा एक्स आई बाय एन लिख सकते हैं। और इसी को हम डुप्लीकेट कर देते हैं, यानी कि यहाँ हम लिखते हैं एक्स आई सिग्मा एक्स आई बाय एन, फिर से यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस सिग्मा एक्स आई बाय एन। ठीक, ऐसे इतना लंबा चौड़ा डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो फिर से वही प्रोसेस हम करेंगे कि अगर आप एक्स आई के नीचे एन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार और सिग्मा एक्स आई हो जाएगा। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, एक्स बार बनाएगा। फिर यहाँ भी यहीं पर यही चीज़ होगी, यानी कि एक्स बार और फिर यहाँ पर सिग्मा एक्स आई, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे एन ले लेंगे, यानी कि इसको ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एक्स बार एक्स बार। ठीक, ये हो गया। और फिर से हम इसमें क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, हम ये जो सिग्मा है उसे कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो जब कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स बार एक्स आई, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स बार एक्स आई, और फिर यहाँ हो जाएगा एक्स बार, क्योंकि एन क्या हो जाएगा, वो सिग्मा के साथ चला जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक्स बार एक्स आई 2 बार है, तो इसे 2x बार एक्स आई लिख सकते हैं। या फिर हम इससे भी सिंपल चीज़ बताते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम एक्स आई को कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स आई को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक्स आई और यहाँ बचा एक्स बार। फिर इसी तरह यहाँ से हमने एक्स बार को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एक्स आई, फिर यहाँ माइनस एक्स बार, ये प्लस में से हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस बचा। ठीक, तो ये फिर उसी तरह का इक्वेशन हो जाएगा जैसे पिछले में जो कंडीशन हुई थी वही कंडीशन। तो यानी कि फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, जो कि हमारा नोमिनेटर था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो ये भी हमने निकाल लिया। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है कि जो b की वैल्यू हमने निकाली, स्लोप की वैल्यू निकाली, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार और फिर सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स आई माइनस
एक्स बार पर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया, स्लोप का वैल्यू निकल गया। अब आप मान लीजिए कि एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू छोटी एक्स है, यानी स्मॉल एक्स है, और इसी तरह वाई आई माइनस वाई बार क्या है, ये क्या है, ये हो जाएगा स्मॉल वाई आई हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसी को फॉर्मूला को, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई वाई आई बाय सिग्मा वाई आई स्क्वायर। सॉरी, वाई आई यहाँ पर नहीं होगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ठीक, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया स्लोप निकालने का किसी भी रिग्रेशन मॉडल का, जिसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन फॉर्म कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम, डेविएशन फॉर्म कहते हैं। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि ये दोनों जो फॉर्मूलाज हमने निकाले ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, और ये जो फॉर्मूला था इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, यानी ये तीनों फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे आया वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस आप करते रहें। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यानी कि मैं दिखाऊंगा आपको रिलेशनशिप बिटवीन आर, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड बी, ये जो स्लोप हमने निकाला है, तो क्या रिलेशन है इनके बीच। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है। अब जैसे कि देखिए, ये आपने जो लिखा है एक्स आई वाई आई, या फिर इसे लीजिए आप, अगर इसके नीचे एन हो और इसके भी नीचे एन हो, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपको पता हो कि अगर मान लीजिए कि मैं इसे ऐसे लिख दूँ, इसे ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं बीटा इज इक्वल टू लिखूँ कुछ इस तरह से कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार फिर वाई आई माइनस वाई बार बाय एन, और फिर इसके नीचे भी मैं एन दे दूँ, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन। तो आप गौर कीजिएगा, ये एन देने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू पे, क्योंकि मैंने दोनों के नीचे एन दिया हुआ है। ठीक, लेकिन इससे एक बहुत अच्छा चीज़ आपको पता चलेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ऊपर ये फॉर्मूला है कोवेरियंस का। ठीक, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है। अगर आपको पता होगा कोवेरियंस का फॉर्मूला, तो ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये फॉर्मूला है वेरियंस का। ठीक, वेरियंस ऑफ एक्स, तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ मैं इसे थोड़ा अलग नोटेशन से यूज करूँगा। कोवेरियंस के लिए मैं लिखूँगा एक्स वाई। ठीक, एस एक्स वाई मतलब कोवेरियंस। मैं थोड़ा वाई को अच्छे से लिख देता हूँ, एस एक्स वाई मतलब कोवेरियंस, और एस एक्स का मतलब हुआ वेरियंस, यानी एक्स का वेरियंस, सॉरी एस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स का वेरियंस। ठीक, तो अब देखिए मैं इसमें क्या चेंजेस करता हूँ कि ये रिलेशनशिप आर के साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा आपको कि बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या निकला, कोवेरियंस एस एक्स वाई, यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, एंड वेरियंस एस स्क्वायर एक्स, यानी वेरियंस ऑफ एक्स। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं इसे आप दो बार लिख सकते हैं, यानी कि दो बार वेरियंस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया कोवेरियंस, और ये वेरियंस है, यानी वेरियंस क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक, तो वहीं एस स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, ये एस स्टैंडर्ड डेविएशन को है, और इसी को स्क्वायर को मैं यहाँ वेरियंस कर रहा हूँ। ठीक, तो ये एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि अब मैं इसे मान लीजिए कि मल्टीप्लाई मैंने कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ देखिए आप कि अगर मैं ऐसे इसे लिखूँ कि मैं इसे ऐसे लिखूँ एस एक्स वाई, फिर यहाँ एस एक्स इंटू एस
वाई, यानी कि इस वाई को मैं इधर ले आया और इस एक्स को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा एस वाई बाय एस एक्स। ठीक, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कोवेरियंस है। ठीक, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये जो फॉर्मूला है ये रिग्रेशन का है, अगर आपको याद होगा, सॉरी रिग्रेशन नहीं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, फिर यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहीं पे हमने क्या किया है, यहाँ एस एक्स वाई से हमने कोवेरियंस को डिनोट किया है और एस एक्स से वेरियंस ऑफ एक्स को और एस वाई से वेरियंस ऑफ वाई को, यानी कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है एक्चुअली। ये जो वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, यानी बी इज इक्वल टू आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बाय एस वाई एस एक्स। ठीक, तो ये रिलेशनशिप हमारा एक इस्टेब्लिश हो गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ, यानी ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये पूरा इक्वेशन इनके बीच जो रिलेशनशिप है उसे इस्टेब्लिश करता है। ठीक, कि क्या रिलेशनशिप है कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 साल से। तो इससे पहले कि हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो रिग्रेशन मॉडल होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, यानी इसी वीडियो में बताया कि y इज इक्वल टू बी एक्स एक रिग्रेशन मॉडल है। ठीक, ये किसके लिए है, एक डेटा होता है एक्स वाई के बहुत सारे डेटा पॉइंट होते हैं, फिर y के बहुत सारे डेटा पॉइंट होते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम ये मॉडल करते हैं। लेकिन ये वन साइडेड मॉडल है, यानी कि ये दिखा रहा है कि y जो है x पर डिपेंडेंट है। ठीक, अब इसी चीज़ को हम उल्टे से भी देख सकते हैं, हम कहें कि x क्या है, ये y पर डिपेंडेंट है। ठीक, तब हम क्या कहेंगे, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। ठीक, लेकिन इन दोनों को तो डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, ये a ये b और ये b को। ठीक, तो a को डिस्टिंग्विश करना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये y ऑन x है, इसे हम क्या कहेंगे, रिग्रेशन y ऑन x, और इसे हम क्या कहेंगे, x ऑन y। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द रिग्रेशन फॉर y ऑन x और या फिर x ऑन y, तो उसी के अनुसार आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है, अदरवाइज आप सब जानते हुए गलती कर देंगे। तो इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी मॉडल को हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि जो जब हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो हम इसे a y ऑन x लिखेंगे और इसे लिखेंगे b y ऑन x। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये y x, और इसे हम लिखेंगे जब यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तब हम लिखेंगे x ऑन y, यहाँ भी उसी तरह x ऑन y। तो इस डिस्टिंक्शन को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे जो भी हम बात करेंगे इसमें बार बार अप्लाई होगा। मेनली आपको ये वाला याद रखना है, बी वाला, ठीक, क्योंकि इसका यूज फ्रीक्वेंटली होगा, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, क्योंकि जब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं तो जनरली हम इसे ही बोल रहे होते हैं। ठीक, ये बहुत कम ही यूज में आएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको एक डेटा से मिल सकते हैं, एक मैंने बताया बी एक्स वाई और दूसरा मैंने क्या बताया, बी वाई एक्स। ठीक, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट इसी का ज्योमेट्रिक मीन है। अब वो कैसे है उसे हम देखते हैं। ठीक, तो आपको मैंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला बताया था, जो मैं उसको यहाँ पर लिखूँगा उस फॉर्मूले को। तो वो फॉर्मूला ये है, मैंने आपको बताया था बी इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो आप ध्यान रखिए कि ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये इस मॉडल के लिए है, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो ये फॉर्मूला इसके लिए है। तो इसका जब हम b लिखेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, y ऑन x।
ठीक, ये y1x का फॉर्मूला है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे और यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर यहाँ पर y होगा और नीचे क्या होगा, x होगा। और जब इसी फॉर्मूले को आप इस मॉडल को उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई लिखेंगे, तब b क्या होगा, तब b क्या हो जाएगा, b होगा x ऑन y। और इस फॉर्मूला में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि r तो रहेगा ही, यहाँ पे हो जाएगा s x बाय एस वाई। तो ये उल्टा हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे होगा कि जब आप इस मॉडल को पूरा बदल दीजिएगा, तो ये जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, जैसे नीचे x दिख रहा है, वहाँ वहाँ y हो जाएगा, यानी कि पूरा उल्टा हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो आपका फॉर्मूला बनेगा उसमें यही होगा कि इस x के जगह पे यहाँ y होगा और यहाँ भी x की जगह पर y होगा, ठीक, और यहाँ भी x की जगह पर y हो जाएगा। तो बस वही चेंज होगा उल्टा करने से, ठीक। तो यहाँ भी वही चेंज मैंने किया कि मैंने क्या किया, x के जगह पर y कर दिया, ठीक, यानी कि यहाँ एस वाई एस बाय एस एक्स था, तो यहाँ मैंने एस एक्स बाय एस वाई कर दिया। तो वही इम्प्लीमेंटेशन मैं क्या करूँगा, इस यहाँ भी करूँगा, यानी यहाँ बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला होगा वो r होगा और यहाँ एस एक्स बाय एस वाई फिर मल्टीप्लाइड बाय r, फिर यहाँ r एस वाई बाय एस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा कि ये एस एक्स ये एस एक्स कट जाएंगे और ये एस वाई कट जाएगा, ठीक। और यहाँ सिंपली आपका क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर अंडर रूट। तो आर स्क्वायर है, ये रूट के बाहर आएगा, यहाँ सिर्फ आर हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया कि ये इसके बराबर है, ठीक। तो आपको ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि जब, क्योंकि आपसे बोला जा सकता है, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ रहेगा और आपको कहा जाएगा कि आप आर कैलकुलेट कीजिए, ठीक। वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इस फॉर्मूले का यूज आपको इस क्वेश्चन में होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का यूज करके और इस इक्वेशन का यूज करके आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो वो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप निकाल लीजिएगा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा, वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, एकदम बच्चों वाला ये क्वेश्चन आपको लगेगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमने एक देख ली। अब चलिए अब हम एक दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। दूसरी प्रॉपर्टीज है कि ये जो बी एक्स वाई है और बी वाई एक्स मैंने जो बताया, इन दोनों का साइन हमेशा सेम रहेगा, यानी कि ये माइनस में अगर आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा तो ये भी प्लस में आएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, इसे भी आप याद रखें, हो सकता है कहीं पूछ दे। ऐसे ही पिछली वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसे याद रखना है, लेकिन जब पिछले क्वेश्चन से पूछ रहा है आपको तो हो सकता है कि रिग्रेशन की और भी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक, अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 हो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 1 हो, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम r से डिनोट करते हैं, अगर ये 1 हो तो सिंपल सी बात है आर स्क्वायर जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं वो भी 1 होगा। तो जब ये 1 होगा तब क्या होगा कि जो ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है, ये कोएफिशिएंट हो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जैसे कि आपने देखा कि r इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, रूट बी एक्स वाई और इंटू बी वाई एक्स, ठीक। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कहा क्या कि आर स्क्वायर 1 है, तो आर 1 होगा तो आर स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक। तो आर स्क्वायर जब 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तब क्या हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा कि आप किसी एक को इस साइड कर दीजिएगा, यानी कि मान लीजिए कि इसे हम इसी साइड रहने देते हैं, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय बी वाई
x हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसे आप इधर कर सकते हैं और इसे भी आप इधर कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टीज प्रूव होगी। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि जब आर स्क्वायर 1 हो तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। और जो चौथी प्रॉपर्टीज है वो ये है कि अगर बी एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो बी वाई एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, यानी लेस देन 1 ही होगा, ये तय है। ठीक, तो ये रूल भी आपको याद रखना है। और पांचवी प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है बी एक्स वाई कहिए या फिर बी वाई एक्स कहिए, ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होते हैं। ठीक, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होते हैं। ठीक, ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल होने का मतलब मैंने आपको बता दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ही, कि अगर आपके सारे डेटा सेट में जो एक्स वाई का डेटा दिया हुआ होता है, जैसे आपको एक्स के बहुत सारे डेटा दिए हुए होते हैं, वाई के बहुत सारे डेटा दिए होते हैं, तो उसमें से अगर सारे वैल्यू में से अगर आप कुछ प्लस माइनस कर दीजिएगा तो इसके रिग्रेशन कोएफिशिएंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होना। लेकिन अगर सारे वैल्यू से आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू भी बदल जाएगा, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल होना। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब आप चेंज कीजिएगा, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी नंबर से सारे वैल्यूज़ को, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू बदल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन इससे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो बहुत लेंदी है। जिसका प्रूफ पूछा जाएगा मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। और जो प्रॉपर्टीज़ है आपको कि अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तब रिग्रेशन का जो लाइन होगा, क्योंकि जब आप एक्स पर वाई लीजिएगा और वाई पर एक्स लीजिएगा तो एक लाइन ऐसे होगा, एक लाइन ऐसे हो सकता है या फिर किसी और तरीके से हो सकता है, यानी दो लाइन बन सकते हैं आपके रिग्रेशन के। लेकिन जब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा तब उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में मान लीजिए कि ये 2 डायमेंशनल प्लॉट है, तब ये लाइन एक ही लाइन बनेगा, यानी कि दोनों लाइन कंसाइड करेगी। जब आप रिग्रेशन y ऑन x लीजिएगा तो यही लाइन बनेगा, और जब रिग्रेशन x ऑन y लीजिएगा तो वो यही लाइन बनेगा, यानी कि दोनों लाइन कंसाइड करेगी। ठीक, और उसी तरह सातवीं प्रॉपर्टीज है कि जब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब यही क्या होगा कि ये दोनों जो लाइंस हैं एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ये परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। ठीक, यानी एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए ये है वाई ऑन, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है वाई ऑन एक्स और ये वाली लाइन जो है एक्स ऑन वाई होगी। ठीक, तो इस तरह होगा जब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपसे पूछी भी गई है एग्जाम में, उसे भी आपको ध्यान रखना है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि अगर ये बी एक्स वाई है और प्लस बी वाई एक्स ले लीजिए और दोनों को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो दोनों का अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। तो ये हमेशा क्या होती हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट से ज़्यादा होती हैं या फिर बराबर हो सकती हैं, ज़्यादा बराबर हो सकती हैं, लेकिन इससे कम कभी नहीं होंगी। तो इसे चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला याद होगा तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और फिर यहाँ पर r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फिर इसी तरह यहाँ पर आप लिख सकते हैं r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक, ये है ग्रेटर देन r, ये हम प्रूव कर रहे हैं। फिर आप देखिए ये r और r कॉमन ले सकते हैं आप, यानी कि यहाँ हो जाएगा r/2 और फिर यहाँ बचेगा क्या s x s y
प्लस एस वाई और एस एक्स, ठीक, ये ग्रेटर देन आर है। अब दोनों साइड को अगर यानी कि इस आर बाय 2 को अगर आप इस साइड लेके चले जाइएगा तो ये क्या होगा, इसके साथ इस तरह हो जाएगा, 2/r हो जाएगा, ठीक। 2/r हो जाने का मतलब क्या है कि ये r और ये r खत्म हो जाएंगे और यहाँ सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन को, यानी कि इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एक्स बाय एस वाई प्लस एस वाई बाय एस एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2। अब देखिए, अब इन दोनों का जब आप सोल्व कीजिएगा, इन दोनों को सोल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा एस एक्स एस वाई जो कि एलसीएम है, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्लस एस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2, ठीक। अब आप इसे जब फर्दर सोल्व कीजिएगा, मैं इधर ही कर देता हूँ, ज़्यादा पेज बर्बाद करना ठीक नहीं है। अब ठीक देखिए, अब यहाँ जब मैंने किया तो इसे मैं इस साइड कर दूँ तो ये इस तरह का हो जाएगा, एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 एस एक्स और एस वाई, ठीक, ये हो गया। अब इसे जब आप इस साइड ले जाइएगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर माइनस 2 एस एक्स एस वाई ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हो गया, ये जो पूरा आपका हुआ, ये फॉर्मूला हो गया एस एक्स माइनस एस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है। सॉरी, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, क्योंकि इस 2 एस एक्स वाई को हमने क्या किया, इस साइड लाया है। ये अगर मल्टीप्लीकेशन में होता, जैसे कि अगर a इज इक्वल टू बी है तब a बाय बी 1 होगा, लेकिन अगर इस तरह है a इज इक्वल टू बी है और आप इधर a माइनस बी लिखना चाहते हैं, तब ये क्या होगा, तब ये 0 होगा, ठीक। तो यहाँ वही वाला केस है, 0 वाला केस है, तो यहाँ 0 ही होना चाहिए, तो वही 0 मैंने वहाँ पर लिख दिया, यानी कि यहाँ भी 0 होगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अब देखिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा इसका वैल्यू प्लस होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, हमेशा प्लस ही होगा। और अगर माइनस हो भी गया, मान लीजिए कि ये कोई बड़ा वैल्यू है, इससे बड़ा है, तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर होगा तो फिर से इसका टोटल का वैल्यू कोई प्लस ही निकलेगा, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, और पॉजिटिव वैल्यू मतलब वो 0 से बड़ा ही होगा। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये सही है तो ये भी सही होगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये सही होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, ठीक, इसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा। यानी कि ये जो अरिथमेटिक मीन है बी एक्स वाई और बी एक्स वाई का, इसका कोई नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये मॉड्यूलस वैल्यू आपको यहाँ पर लेना है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, आपको माइनस प्लस इग्नोर करना है, या फिर कहिए कि जो उसका प्लस वैल्यू होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, वही इस चीज़ को प्रूफ करता है, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये प्लस ही क्यों होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला कभी माइनस नहीं हो सकता है, ये वाला पार्ट कभी माइनस नहीं हो सकता है, इसीलिए सिर्फ r इज इक्वल टू +1 के लिए ही ये सही है, यानी कि 0 to +1, 0 to +1 के लिए ही ये सही है। और ये 0 कब होगा, यानी कि इसके बराबर कब हो सकता है, जब एस एक्स और एस वाई बराबर होंगे, तब ही क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, और तब हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, यानी कि इनका अरिथमेटिक मीन जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बराबर है। तो ये भी एक प्रूफ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो फिर से पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे अच्छे से याद रखें। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी, और अच्छा हुआ कि आपने कॉपी में नोट कर लें, और इसी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं यहाँ पर,
उसे सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक। और एक चीज़ मुझे लगता है मैं बताना भूल गया हूँ, जैसे यहाँ पर मीन निकालने के लिए आपको बोला जाता है, तो मीन निकालने का सीधा मतलब है कि आप इस इक्वेशन को सोल्व कर दें तो उसका मीन निकल जाएगा। ठीक। और दूसरा बात है कि कहीं कहीं एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, तो इसमें कहा गया है कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन से क्या निकालना है, पहले इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इसे आप इस रिग्रेशन इक्वेशन से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक। और दूसरा बात मैंने बोला कि इनका मीन जो निकालना है एक्स वाई का, वो भी आप निकाल सकते हैं सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व करके। तो वो भी मैं इस वीडियो में बता ही देता हूँ, या फिर मैं इसे रहने देता हूँ, जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा तो मैं बता दूँगा। बस आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पर बी एक्स वाई निकालना है तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, x के टर्म में लिखना होगा और इसे y के टर्म में लिखना होगा। यानी किसी एक को x के टर्म में सारी चीज़ को इस साइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे इसे अगर आप y के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 8x माइनस 66 और फिर y इज इक्वल टू 0.8x, क्योंकि 10 इधर चला जाएगा और ये 6.6 हो जाएगा। ठीक। और इसी तरह इसको भी आप x के टर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 40 x यहाँ लिख है तो आप इसे ऐसे 214 प्लस 18y, फिर यहाँ x इज इक्वल टू 214 बाय 40 प्लस 18 बाय 40y, इसे आप सोल्व कर दीजिएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा x ऑन y का और ये इक्वेशन है y ऑन x का। ठीक। तो यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू होगा, x के पास जो वैल्यू आएगा वो क्या है, वो कहलाएगा बी वाई एक्स यानी y ऑन x, और जो ये वाला वैल्यू यहाँ पर आया वो कहलाएगा बी एक्स ऑन y। ठीक। और ये निकल गया आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और जब इसका मीन निकालना होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपका दिया हुआ होगा, तब आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है सारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो आपको क्या करना है, पहले सॉरी यहाँ दिया हुआ नहीं है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और निकाल के आप सिंपली जब इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो x का कोई वैल्यू निकलेगा और y का भी कोई वैल्यू निकलेगा। तो वो जो x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा वही क्या होगा, वही इसका मीन होगा, यानी x का मीन होगा और y का मीन होगा। ठीक। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी आप इनका लाइन खींचेगा x ऑन y और y ऑन x, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही उनका मीन होता है। ठीक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे बाद में जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो मैं इसको आपको अच्छे से बताऊँगा भी। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप समझ गए होंगे और सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हुए हैं उसे आप सोल्व करने का प्रयास एक बार जरूर करेंगे। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने टीचमिंट क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आप सारी लेक्चर सीरीज देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें जनरल इकोनॉमिक्स 1 का। फिर से थैंक यू।